नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी टेट को देख रहे हैं, उसकी दृष्टि से जो भी चीजें हमको पढ़ना है हम उसको एक एक करके चल रहे हैं। साथियों जितने भी सिद्धांत अभी तक जितने भी बाल विकास के सिद्धांत थे हम लोगों ने पूरे सिद्धांत को कवर कर लिया, चाहे वो जिन पियाजे का हो, चॉम्स्की का हो, कोहलबर्ग का हो, मतलब जितने भी सिद्धांत अभी तक थे। उसके बाद हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म की, सृजनात्मकता, प्रेरणा, चिंतन, ये सब चीजें जो भी जिससे मतलब प्रश्न बनते थे परीक्षा में। क्या होते हैं यूपी टेट में, सीडीपी में जिससे ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, हम क्या करें एक एक टॉपिक पूरा सिलेबस बाई उसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग शुरुआत करेंगे साथियों अधिगम की। जितने भी सिद्धांत थे उसको हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्या, अधिगम। अधिगम क्या होता है, किस चीज कैसे कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं, कितने उसमें सिद्धांत दिए गए, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या चीजें बताई हैं, सारे टॉपिक जितने भी अधिगम के हम क्या करेंगे एक एक करके उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम। इसके बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें दो क्या, अधिगम के वक्र, अधिगम के पठार, स्थानांतरण। इसके बाद एक रॉबर्ट गैने का जो सिद्धांत देता है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, तो उन्होंने जो अवस्थाएं दी हैं उससे भी क्या होते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जिससे क्या होते हैं, आपके परीक्षा में प्रश्न आना अनिवार्य रहते हैं। तो आज वही एक एक पॉइंट क्या रहेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी वही हम लोग लेके चलेंगे। शुरुआत करते हैं अधिगम से कि अधिगम क्या होता है, कैसे इस चीज की उत्पत्ति होती है, क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अधिगम क्या होता है, उसको देख लेते हैं। तो दिया है अधिगम, अधिगम क्या होता है उसको देखते हैं। अधिगम, अधिगम के अर्थ को देखते हैं। अधिगम का मतलब ही क्या होता है, सीखना, कोई भी चीज सीखना, तो उसको देखते हैं। अधिगम के अर्थ में देखते हैं क्या दिया है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य पारस्परिक संबंधों के कारण मनुष्य के व्यवहार में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम करते हैं। अर्थात कह सकते हैं मनुष्य के व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम। अधिगम का अर्थ ही क्या होता है, सीखना, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य पारस्परिक संबंधों के कारण मनुष्य के व्यवहार में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो दी गई हैं, आपकी ये परिभाषाएं दी गई। इससे क्या होता है, परिभाषाओं से क्या, डिफिनेशन से आपके हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। गिलफोर्ड की परिभाषा होती है, क्रो की परिभाषा, रॉस की परिभाषा, स्किनर, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इनसे क्या होते हैं, परीक्षा में डायरेक्ट ये परिभाषाएं आपको परीक्षा में पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहली परिभाषा हम लोग देखेंगे गेट्स की। इन्होंने क्या कहा है, अधिगम के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इन्होंने कहा है अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा क्या है, अधिगम है। तो गेट्स ने क्या कहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन हमारे होता है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं कॉनबेक की। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, हमारा अधिगम है। इन्होंने कहा है अनुभव द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं तीसरी परिभाषा स्किनर की। यह परिभाषा परीक्षा में पूछी गई है। अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की क्या होती है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। यह किसकी परिभाषा है, तो आपके स्किनर की परिभाषा है। अगली परिभाषा देखते हैं वुडवर्थ की। इन्होंने क्या कहा है, वुडवर्थ की परिभाषा देखते हैं, नवीन आदतों एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है इनकी। इन्होंने क्या कहा है कि नवीन आदतों एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ये हमारी क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको देखते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा है क्रो एवं क्रो की। क्रो एवं क्रो की, इन्होंने क्या कहा है, अधिगम आदतों, ज्ञान तथा अवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। यह भी परिभाषाएं पूछी गई है कि अधिगम क्या है, आदतों, ज्ञान तथा अवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। यह किसने कहा है, तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। अगली परिभाषा देखते हैं ई ए पील की। इन्होंने क्या कहा है कि वातावरण के परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में आया परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यह किसने कहा है, तो ई ए पील ने परिभाषा दी है कि वातावरण के परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन आता है उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो अधिगम के नाम से जानते हैं।
अगली परिभाषा देखते हैं गिलफोर्ड की। ये बहुत बार परीक्षा में पूछी गई परिभाषा, अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा ये है। इसको देखते हैं, व्यवहार द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही क्या हमारा अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? तो गिलफोर्ड की परिभाषा, अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड की है, कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही हमारा अधिगम है। अगली परिभाषा देखते हैं केल्विन की। इन्होंने क्या कहा है? पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन अधिगम है। इन्होंने कहा है पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा जो परिवर्तन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आगे कुछ और भी परिभाषाएं दी गई, उसको देखते हैं। अगली परिभाषा है ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन की। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन की, इन्होंने अधिगम के परिप्रेक्ष्य में क्या बातें कही, इसको देखते हैं। अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन जिसके द्वारा चुनौतियों का सामना नए तरीके से सीखने के लिए करते हैं। कोई भी चीज अगर अनुभव क्या होता है, अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो भी परिवर्तन होता है जिसके द्वारा क्या होता है, चुनौतियों का सामना नए तरीके से सीखने के लिए करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगली परिभाषा देखते हैं मोर्गन की। इन्होंने क्या कहा है कि अधिगम अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप आने वाला परिवर्तन है जो कुछ समय तक के लिए क्या होता है? अस्थायी होता है। ये बात किसने कही है? तो मोर्गन ने ये बात कही है। हम लोगों ने जितनी भी परिभाषाएं अक्सर जो पूछी जाती हैं अधिगम को लेकर, हम लोगों ने उसको क्या किया? एक एक करके सबको देख लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, देखते हैं क्या हमारा दिया है। आगे देखेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या अत्यंत महत्वपूर्ण जो विशेषताएं होती हैं उसको हम एक नजर दिखते चलते, क्योंकि विशेषताएं जो होती बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनसे क्या होती है? परीक्षा में हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो पहला दिया है अधिगम क्या होता है? अर्जित होता है। इसके बाद अधिगम अनुकूलन है, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है, अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। हम कहीं भी किसी भी प्रकार से क्या होते हैं? सीख सकते हैं। अधिगम हम लोगों ने देखा, अधिगम हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अधिगम हमारे वातावरण से संबंधित है। अधिगम बालक का स्थान, अधिगम में जो बालक का स्थान सीखने के लिए क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका स्थान क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फिर आगे हमारा दिया है क्या? आगे दिया है अधिगम ज्ञान का क्या है? संचय है। फिर दिया अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक है। फिर अधिगम अनुभव की व्यवस्था है। आगे बढ़ते कुछ और भी दिया है। अधिगम है तो क्या होता है? सबसे जरूरी अधिगम है तो सक्रिय। बच्चा अगर कोई भी चीज सीखेगा, अगर वह सक्रिय रहता है तो उस चीज को क्या करेगा? आसानी से उस चीज को सीख सकता है। फिर अधिगम जननिक होता है, अधिगम हस्तांतरण है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, वातावरण क्रियाशीलता की उपज है, विकास एवं एक दूसरे के पर्याय नहीं होते। अधिगम एवं विकास क्या होते हैं? एक दूसरे के पर्याय नहीं होते साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। फिर दिया है परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया जबकि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया। हम पहले बता चुके हैं अधिगम क्या करते हैं? हम अर्जित करते हैं। परिपक्वता की प्रक्रिया में अभ्यास का महत्व नहीं होता है, जबकि अधिगम में अभ्यास का एक अत्यंत महत्व स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया परिपक्वता की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया है, जबकि अधिगम की प्रक्रिया एक व्यक्तिगत प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। फिर आगे बढ़ते देखते हैं। आगे दिया है अधिगम की प्रक्रिया परिपक्वता पर निर्भर करती है और इसकी परिपक्वता नहीं करती है। फिर परिपक्वता अनुकूलन तथा प्रतिकूल जो हमारा होता है, दोनों ही परिस्थितियों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अधिगम केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस पर प्रेरणा का प्रभाव नहीं होता है, जबकि सीखने में प्रेरणा का प्रभाव, सीखने से क्या होता है? प्रेरणा का प्रभाव अत्यधिक होता है। तो ये क्या थी? कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या अधिगम के बारे में कही गई है, जिससे क्या होते हैं? परीक्षा में आपके प्रश्न बनते रहते हैं। आप एक नजर इसको देख के जाइए, इसको समझिए क्या होता है अधिगम। तो हम लोगों ने क्या किया? एक एक चीज करके इसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक टॉपिक देखेंगे अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र क्या होते हैं? इससे भी आपके क्या होते हैं? परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, हम उसको भी लेके चलेंगे। तो हम लोग समझेंगे अधिगम के वक्र क्या होते हैं, उसको देख के चलते हैं। तो अधिगम के वक्र सर्वप्रथम परिभाषा देखते हैं कि अधिगम के वक्र की परिभाषाएं क्या होती हैं, उसको देखते हैं। तो पहली परिभाषा किसकी? स्किनर की। इन्होंने क्या कहा है अधिगम के वक्र परिप्रेक्ष्य में? अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली उन्नति या अवनति को दर्शाता है। इन्होंने क्या कहा है कि अधिगम का वक्र क्या होता है साथियों? कि अधिगम का वक्र अधिगम में जो भी होने वाली उन्नति या अवनति होता है उसको क्या करता है? ये दर्शाता है। किसने कहा है? तो स्किनर ने इस बात को कहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा दूसरी गेट्स की। इन्होंने क्या कहा है? अधिगम का वक्र अधिगम की क्रिया में होने वाली गति या प्रगति को क्या करता है? दर्शाता है। ये किसने कहा है? तो गेट्स ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अधिगम के वक्र।
अधिगम के वक्र कितने भागों में बांटा गया हम उसको देखते हैं। तो पहला हमारा दिया है सरल वक्र। सरल वक्र क्या होता है साथियों, इसको देख लेते हैं हम लोग। सरल वक्र हमारा क्या होता है, इसको देखते हैं। इसमें सीखने की गति एक समान होने के कारण मनुष्य के लिए यह वक्र असंभव होता है। क्या होता है, इसमें सीखने की जो गति होती है उसकी गति क्या होती है, समान होती है। उसकी गति जो होती है, सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। इसीलिए क्या होता है, मनुष्य के सीखने के लिए असंभव मानी जाती है। ये हमारा क्या होता है, सरल वक्र कहलाता है। दूसरा दिया हमारा नतोदर वक्र। ठीक है, दूसरा क्या हमारा नतोदर वक्र है। इसको और भी नाम से जानते हैं, धनात्मक के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या होता है, शुरुआत में सीखने की गति धीमी और बाद में क्या होती है, तीव्र होती है। ठीक है, शुरुआत में सीखने की गति धीमी और बाद में क्या होती है, तीव्र होती है। तो ये हमारा कौन सा होता है, तो नतोदर वक्र हमारा ये कहलाता है। ठीक है, इसकी जो गति देखिए, शुरुआत में क्या होती है, सीखने की गति धीमी और बाद में क्या होती है, गति है तीव्र हो जाती है। ये क्या होता है, हमारा नतोदर वक्र कहलाता है। अगला देखेंगे उन्नतोदर वक्र। ये हमारा क्या होता है, तो इसको ऋणात्मक के नाम से जानते हैं। ऋणात्मक क्या, घटता निष्पादन इसको कहते हैं और इसको बढ़ता निष्पादन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस ऋणात्मक उन्नतोदर को। वक्र क्या होता है, शुरुआत में अधिगम की गति जो तेज होती है और बाद में यही गति क्या होती है, धीमी होती है। शुरुआत में ये गति क्या होती है, तीव्र होती है, लेकिन बाद में ये गति क्या होती है, धीमी होती चली जाती है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, उन्नतोदर वक्र कहलाता है। अगला हम लोग देखते हैं मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र क्या होता है हमारा, तो इसको देख लेते हैं। अधिगम की गति असमान होती है। इसमें क्या होती है, अधिगम की जो सीखने की गति होती है वो क्या होती है, असमान होती है। इसमें जो अधिगम की गति हमारी होती है वो असमान रूप से मतलब चलती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित वक्र कहलाता है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, एक एक करके आसानी सरल भाषा में इसको क्या किया, हम लोगों ने समझा कि सरल वक्र क्या होता है, नतोदर, उन्नतोदर, मिश्रित वक्र क्या होते हैं। हम लोगों ने एक एक करके इसको देख लिया, क्योंकि इससे क्या होते हैं, परीक्षा में आपके प्रश्न भी बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे एक टॉपिक और हमारी है क्या, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार क्या होता है, उससे भी क्या होते हैं आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। वक्र से जितने भी अब तक प्रश्न बनते थे लगभग हम लोगों ने सबको एक एक करके देख लिया। अब हम आगे देखेंगे अधिगम का पठार क्या होता है। अधिगम के पठार को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि अधिगम का पठार होता क्या है। इससे भी क्या होता है, आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं क्या होता है पठार। पठार का मतलब ही क्या होता है, रुकावट। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं क्या होता है। जब थकावट, निद्रा आदि के कारण अधिगम में कुछ समय के लिए अपने अधिगम को रोक देता है, तो ऐसे में उसके अधिगम का वक्र ऊपर नीचे ना होकर कुछ समय के लिए एक सीधी सरल रेखा में बन जाता है, जिसे हम लोग किस नाम जानते हैं, अधिगम के पठार के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज क्या होता है साथियों, की पठार बनता कैसे है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे चोट लगने से या फिर शारीरिक बीमारी से, जो भी चीजें दी गई रहती है उससे हो सकता है। तो जैसे मतलब थकावट, निद्रा आदि कारण क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या करता है, हम जो कुछ भी सीखते हैं उसको रोक देता है। और इसकी जो गति होती है वो उसके अधिगम के वक्र के ऊपर नीचे ना होकर क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे लाइन में क्या होती है, चलने लगती है। यही क्या होता है, हमारा अधिगम का पठार होता है। जैसे होता नहीं है कि अधिगम का पठार क्या होता है, ये हमारा दिया पठार होता है, ऐसे धीरे धीरे क्या होती है, इसकी गति चलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पठावर या थकावट ये सब चीजें क्या होती है, इसमें एक एक चीज निर्धारित किया जाता है, ऐसे क्या होती है, चलती है। तो चलिए अधिगम के पठार की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, हम विशेषताओं को देखते हैं, क्या क्या चीजें क्या क्या विशेषताएं में दी गई हैं, एक एक करके हम विशेषताओं को समझते हैं। तो इसमें पहला दिया है सामान्य एवं सार्वभौमिक विशेषता। तो अधिगम के पठार की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है, सामान्य और क्या होती है, सार्वभौमिक, अर्थात सभी जगह क्या होती है, इसको पाया जाता है। पठार हमेशा के लिए नहीं बनता है, बिल्कुल सही बात है। जो पठार बनता है ये क्या होता है, हमेशा के लिए ये पठार नहीं बनता। देखिए यहाँ पर बना, फिर यहाँ पे सही हुआ, फिर यहाँ पे बना, यहाँ पे, तो ये पठार की जो गति होती है, मतलब ये पठार हमेशा के लिए कहीं भी नहीं बनता है। आगे दिया है पठार रुकावट को दर्शाता है, न कि समाप्ति को। तो ये भी बात सही है, पठार क्या करता है, यहाँ पे ये चला, यहाँ पे रुक गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये समाप्ति को नहीं दर्शा रहा है, ये क्या कर रहा है, रुकावट को दर्शा रहा है, न कि समाप्ति को दर्शा रहा है। आगे दिया है पठार अधिगम की विशेषता है। बिल्कुल सही बात है, पठार जो कुछ भी सीखते हैं हम, अधिगम में जो कुछ भी सीखते हैं उसी का एक पार्ट है, भाग है, ये सीखने की उसकी क्या होती है, विशेषता के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे पठार की परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग।
पठार की परिभाषाओं के बारे में क्या होता है, कौन कौन सी बातें कही गई है। तो पहले देखते हैं स्किनर ने क्या कहा है। पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। ये किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है। पठार के बारे में इन्होंने क्या कहा है, पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की उन्नति में कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। ये किसने कहा है, तो स्किनर ने की ये परिभाषा है। अगली परिभाषा दी है रॉस की। इन्होंने क्या कहा है, पठार सीखने की क्रिया का एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को दर्शाता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह किसने कहा है, तो रॉस ने ये चीजें कही है। तो इन्होंने क्या कहा है, पठार सीखने की प्रक्रिया का एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को दर्शाता है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। किसने कहा है, तो रॉस ने कहा है। अगली परिभाषा है सोरेनसन की। इन्होंने क्या कहा है, पठार कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के लिए बन सकता है। तो ये सोरेनसन की परिभाषा है कि पठार जो होता है वो कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों के लिए बन सकता है। ये किसकी परिभाषा है, तो सोरेनसन की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग अधिगम स्थानांतरण। इसी में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार के बारे में जानते हैं, जो प्रकार दिए गए हैं उसको भी क्या करेंगे हम लोग एक एक करके समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला है सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक, इसे धनात्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्व अर्जित ज्ञान के कारण वर्तमान में कोई कार्य करने पर सहायता मिलती है तो वहां क्या होता है, सकारात्मक स्थानांतरण होता है। ठीक है, ठीक। इसमें क्या होता है, पूर्व अर्जित ज्ञान के कारण वर्तमान में कोई कार्य करने पर सहायता मिलती है तो वहां क्या होता है, सकारात्मक स्थानांतरण होता है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। जैसे कोई बच्चा क्या होता है, 5वीं तक हिंदी माध्यम में पढ़ता है, बाद में चलकर क्या होता है, अंग्रेजी माध्यम में अगर सीख रहा है कोई चीज तो उसको वहां पर क्या होती है, सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। क्योंकि क्या अगर बच्चा कोई भी चीज वहां पर उसको समझता है हिंदी भाषा में तो वो समझ सकता है इसको। अगला देखते हैं, नकारात्मक ऋणात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है, पूर्व में अर्जित ज्ञान के कारण वर्तमान में कोई कार्य करने पर बाधा आती है तो यह क्या होता है, हमारा नकारात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। किसमें कहा गया है, पूर्व अर्जित ज्ञान के कारण वर्तमान में कोई कार्य करने पर जब बाधा उत्पन्न होती है तो यही हमारा क्या कहलाता है, नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे इसी का क्या होगा, सेम उल्टा अगर उदाहरण ले तो ये हमारा नकारात्मक में आएगा। आगे देखेंगे, शून्य जीरो स्थानांतरण। शून्य जीरो स्थानांतरण क्या होता है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह क्या होता है, वहां जीरो शून्य स्थानांतरण होता है। मतलब कोई चीज अगर एक परिस्थिति में हम सीख रहे हैं, अगर दूसरी परिस्थिति में सीखना हमारे लिए उत्तरदायी नहीं होता है तो हमारा क्या होता है, शून्य स्थानांतरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उससे मिलती जुलती परिस्थिति में उपयोग करना, यह अधिगम का हमारा क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट दिया है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उच्च परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। फिर हमारा द्विपार्श्विक दिया है। इसमें क्या होता है कि शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का उपयोग दूसरे भाग में होना अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण के कारण कई कार्य बाधा आ सकती है। जिसमें एक बच्चा क्या होता है, एक हाथ से लिखने, दाएं हाथ से लिखने में निपुण है तो क्या बाएं हाथ से लिखने में निपुण हो सकता है। तो यही हमारा क्या द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। आगे देखेंगे, अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत दिए गए उसको देखते हैं। पहला दिया है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। पहला हमारा क्या है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क में स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि का क्या होता है, संपूर्णता स्वतंत्रता पूर्वक क्या करती है, कार्य करती है। पहले सिद्धांत में यही कहा है। अगर मानसिक की बात करें तो मस्तिष्क से लेकर कोई भी चीज अगर होता है, अधिगम स्थानांतरण इसमें क्या होता है, अगर हम कोई चीज याद करते हैं, कोई चीज ध्यान करते हैं, कल्पना करते हैं, आदि चीजें क्या होती है, इसमें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा देखते हैं समान अंशों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है, समान अंशों का सिद्धांत। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक के अनुसार समान तत्व होने पर अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, आसान हो जाता है। तो ये किसने कहा है, तो थॉर्नडाइक ने कहा है। आगे बढ़ते हैं,
आगे दिया है सामान्य अनुभवों का सिद्धांत। सामान्य अनुभवों का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादक की बात करें, सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो कौन है आपके? तो C.H. जड ने, इसमें इन्होंने बताया इस सिद्धांत को सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक द्वारा सीखे गए ज्ञान का क्या होता है? सामान्यीकरण किया जाता है। तो ये सामान्यीकरण का सिद्धांत पूछा भी जाता है। अगर बात करें सामान्य अनुभव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, तो प्रतिपादक याद रखिएगा C.H. जड हैं, इसके प्रतिपादक के नाम से जानते हैं। अगला दिया है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, इसमें इन्होंने क्या कहा है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक सामान्य बुद्धि और एक क्या होती है? विशिष्ट बुद्धि इसके अंतर्गत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे नोट में देखते हैं क्या कहा गया है, उसको देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि में अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है? अधिक होता है। तो किस बुद्धि में? तो सामान्य बुद्धि में क्या होता है? अधिगम का स्थानांतरण जो होता है वो क्या होता है? बुद्धि में अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। किसमें? सामान्य बुद्धि में। आगे देखते हैं, 5वां दिया है गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम के गुणों का स्थानांतरण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? अधिगम के गुणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? स्थानांतरण होता है। अगला हमारा दिया मूल्यों एवं आदर्शों का सिद्धांत। मूल्यों एवं आदर्शों का सिद्धांत, इसमें क्या होता है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? W.C. बागले। सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो W.C. बागले। इन्होंने क्या बताया है? इस सिद्धांत के अनुसार मूल्यों तथा आदर्शों का एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। तो ये किसने कहा है? तो W.C. बागले ने कहा अपने सिद्धांत मूल्यों आदर्शों के सिद्धांत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अधिगम की कुछ विधियां दी गई हैं। हम विधियों को भी देख लेते हैं, एक एक करके थोड़ा समझते चलते हैं। ठीक है, तो पहला दिया अविराम विधि। बिना विराम के, मतलब बिना विराम के किसी पाठ या कार्य को सीखना अविराम विधि कहलाती है। इसके बाद दिया विराम। विराम मतलब क्या होता है? छात्र थोड़ा विश्राम देकर किसी कार्य या पाठ को सीखता है, उसे हम किस नाम जानते हैं? विराम विधि के नाम जानते हैं। इसके बाद दिया पूर्ण विधि। जब छात्र किसी विषय को प्रारंभ से अंत तक पढ़कर सीखता है, तो अर्थात जब छात्र सामग्री को एक स्थान पर याद करके उसके पूर्ण विधि कहते हैं। जब एक स्थान से याद करके दूसरे स्थान पर उसका प्रयोग करता है, उसे पूर्ण विधि के नाम से जानते हैं। अगली विधि देखते हैं। अगली विधि अंश विधि। जब सामग्री को अंशों में विभाजित करके याद किया जाता है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके याद किया जाता है, तो पूर्ण विधि में कई बार जब छात्र को विधि याद नहीं होता तब उनमें असफलता और निराशा की भावना होती है। जबकि अंश विधि में अंशों में विभाजित करके याद करना आसान होता है। अंश विधि का सबसे बड़ा दोष है कि जब अंशों को जोड़कर याद करना होता है तब क्या होती है? इसमें समस्या हो जाती है। आगे दिया अगला हमारा प्रगतिशील विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? पेचस्टीन है। प्रगतिशील विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पेचस्टीन है। इन्होंने क्या बताया? इसमें पहले 2 अंशों को याद करते था, बाद में तीसरे चौथे अंशों को याद करते हैं। जैसे 2 अंश a+b पहले याद करेंगे, फिर तीसरा a+b+c याद करेंगे, फिर चौथा हमारा चौथा स्तंभ a+b+c+d याद करेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विधियां। आगे अगली विधि देखते हैं। दिया है संकलित विधि। जब सामग्री को एक साथ याद किया, मतलब संकलन करके इकट्ठा करके याद किया जाता है, संकलित विधि कहलाती है। वितरित विधि। जब सामग्री को बीच बीच में विश्राम देकर याद किया जाता है तो हमारी क्या होती है? वितरित विधि कहलाती है। इसके बाद साभिप्राय विधि। जब छात्र किसी विषय को निश्चित उद्देश्य या अभिप्राय के साथ सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? साभिप्राय विधि के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है प्रासंगिक विधि। जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य से सीखता है, प्रासंगिक विधि कहलाता है। इसका प्रेक्षण विधि, जिसे नकल विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि को समर्थक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने इस विधि के बारे में बताया है कि बालक किसी प्रक्रिया को प्रेक्षण या अनुकरण के द्वारा क्या होता है? जल्दी सीखता है। इन्होंने क्या अपने सिद्धांत में यही बताया था कि बालक किसी प्रक्रिया को प्रेक्षण या अनुकरण के द्वारा क्या होता है? जल्दी सीखता है। इसे सीखने की प्रभावकारी विधि के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे विवेचना विधि, जिसे वाद विवाद विधि के नाम से भी जानते हैं। जब छात्र द्वारा किसी विषय के गुण दोष का विवेचना करके सीखा जाता है तो उसे विवेचना विधि कहते हैं। करके सीखना, बालक किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है। इसके बाद आवृत्तिकरण विधि है। जब बालक द्वारा किसी सीखे गए पाठ का मन ही मन दोहराया जाता है तो क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या होता है? दोहराना। इसके बाद पुनर्निरीक्षण विधि है। आवृत्तिकरण विधि में बालक सीखे गए पाठ का दोहराव करता है, जबकि जरूरत पड़ने पर उसे पुनः देख लेता है, उसे पुनर्निरीक्षण विधि कहते हैं।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण विधियां जो हम लोगों ने एक एक करके देखा, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विधियां थी क्या होती है। अब इसके बाद अधिगम के प्रकार में एक सिद्धांत देखेंगे रॉबर्ट गैने का, अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका है, प्रकार के अधिगम के प्रकार के अंतर्गत ही आता है। इसको देखते हैं। तो गैने की जो इनका जो सिद्धांत होता है, इनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इन्होंने जो अवस्थाओं को बांटा है उससे भी, कितने अवस्थाओं में बांटा है उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने अधिगम के प्रकार बताए हैं। कौन सी पुस्तक इनकी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, पूछी गई पुस्तक है पेपर में, यूपीटेट में पूछी गई पुस्तक है रॉबर्ट गैने की पुस्तक ये, कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? तो रॉबर्ट गैने की पुस्तक है। चलिए इनके सिद्धांत के बारे में हम लोग देखते हैं। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, कितने भागों में बांटा है और क्या क्या चीजें उसमें होती है, एक एक करके देखते हैं। पहला इन्होंने बताया क्या? संकेत अधिगम। संकेत अधिगम क्या होता है? इस प्रथम स्तर में बालक वातावरण के विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया करता है तथा वह वातावरण के संकेतों को ग्रहण कर अधिगम करता है। यह पावलोव के पारंपरिक अनुकूलन से संबंधित अधिगम होता है। संकेत कहने का मतलब क्या होता है कि बालक क्या करता है, बच्चा क्या करता है, अपने वातावरण के जितने भी संकेत निर्धारित है उसको ग्रहण करके क्या करता है, अधिगम को करता है। और यह पावलोव के पारस्परिक जो अनुकूलन सिद्धांत उससे क्या होता है, संबंधित होता है संकेत अधिगम। अगला देखते हैं, दूसरा हमारा उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसमें क्या होता है कि पुनर्वलन की उपस्थिति में जब उद्दीपक व अनुक्रिया के द्वारा जब नवीन क्रिया संभव हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। यह अधिगम थॉर्नडाइक एवं स्किनर के अधिगम के सिद्धांतों पर क्या होता है, संबंधित है। यह थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांतों के अधिगम के सिद्धांतों पर क्या होता है, उससे संबंधित होता है। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा है श्रृंखला अधिगम। ये पूछा जाता है साथियों, इसको देखते हैं। जब उद्दीपक व अनुक्रिया को लगातार एक क्रम में प्रस्तुत किया है तो उसे श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला मतलब क्या होता है, एक क्रम, उसका एक क्या होता है, क्रम निर्धारित किया जाता है तो उसे क्या किस नाम से जानते हैं, तो श्रृंखला अधिगम के नाम से जानते हैं। चौथा दिया है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। अधिगम के इस चरण में बालक शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करके अधिगम को प्राप्त करता है। जैसे क्या होता है, कविता, गीत या इत्यादि क्या होते हैं, शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत आते हैं। साहचर्य का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो शब्द होते हैं उसे साथ साथ लेकर कोई भी चीज सीखता है। इसके बाद क्या होता है, विभेदात्मक अधिगम क्या होता है, इस चरण में बालक समान पदों की पहचान करके उनकी अन्य पदों के मध्य अंतर एवं तुलना ज्ञात करना सीख जाता है। जैसे लंबाई व ऊंचाई में अंतर करना, भार व घनत्व में अंतर करना इत्यादि क्या होता है। विभेद मतलब क्या होता है, अलगाव करना, अंतर करना क्या होता है, बच्चा इसमें सीख जाता है। अगला देखते हैं, अगला इन्होंने बताया संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम, इस चरण में बालक किसी एक संप्रत्यय की विशिष्ट विशेषताओं गुणों की दूसरे संप्रत्यय विशिष्ट गुणों को मध्य तुलनात्मक अधिगम में हमारा क्या कहलाता है, संप्रत्यय अधिगम के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, सातवां है नियम अधिगम। इस अधिगम में बालक किसी एक क्षेत्र के नियम व सूत्र, सिद्धांत एवं समीकरण को सीखता है और नवीन परिस्थितियों में उसका पुनः प्रयोग करता है। इसे नियम अधिगम के जानते हैं कि इस अधिगम में बालक किसी एक क्षेत्र के नियम व सूत्र, सिद्धांत एवं समीकरण को सीखता है और नवीन परिस्थितियों में क्या करता है, उसका पुनः प्रयोग करता है। इसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं, आठवां हमारा है क्या, साहचर्य परिवर्तन अधिगम। साहचर्य परिवर्तन अधिगम क्या कहलाता है, इस अधिगम में अधिगम करता सीखे हुए किसी दो या दो से अधिक नियमों, सिद्धांतों आदि की सहायता से नवीन ज्ञान, नवीन सूत्र, सिद्धांत समाज को प्रदान करता है जो किसी समस्या के समाधान में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे आविष्कार होता है, वैज्ञानिक और प्रतिभाशाली बालक इस अधिगम का प्रयोग करते हैं। साहचर्य परिवर्तन अधिगम। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट गैने ने अपने सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है, आप लोग याद रखिएगा, 8 भागों में इन्होंने बांटा है। एक एक करके हम लोगों ने क्या किया, पूरे सिद्धांत को हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके देख लिया कौन कौन से दिए गए थे। एक एक करके सिद्धांत को, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसके बाद क्या था हमारा श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विविधात्मक अधिगम, फिर हमारा अगला क्या था, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और साहचर्य परिवर्तन अधिगम के इन्होंने जो 8 भागों में बांटा है रॉबर्ट गैने ने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग उनकी पुस्तक थी, उसके अंतर्गत इन्होंने इस चीज को बताया है। ये क्या होते हैं, आपकी परीक्षा में प्रश्न इनसे बनते हैं। तो साथियों आज हम लोगों ने क्या किया, महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी अधिगम थी, अधिगम को हम लोगों ने सीखा, मतलब क्या होता है, अधिगम की परिभाषा देखा, उसकी विशेषताओं को देखा, उसके जो चीजें दी गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने अधिगम वक्र, अधिगम पठार, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, फिर अधिगम स्थानांतरण को भी हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया। इसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी जो ये थी
क्या होता है, अधिगम के प्रकार में रॉबर्ट गैने का जो सिद्धांत है हम लोगों ने उसको भी क्या किया, कवर कर लिया है, क्योंकि इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आ सकते साथियों। इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं, जितना भी हम लोगों ने हमने बताया है उतने में से आपके प्रश्न आना अनिवार्य है। तो चलिए आप लोग हमारे सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो साथियों हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।